Namaste friends, welcome back in my channel. Today we will see the वीट ब्रीडिंग। वीट ब्रीडिंग यानी हम इस पार्टीशन में देखेंगे कि पूरा अगर वीट ब्रीडिंग का वीडियो हम लेके देने के लिए जाएंगे तो इट विल बी so much long. Therefore, today only initially we will see the profile. We will see the only whatever the information regarding to that of wheat we will see in this video. Okay. Then wheat. I think you all know regarding to that wheat. Wheat is a major one staple foods of the in the इंडिया में वर्ल्ड में भी तो सबसे लार्जेस्ट स्टेपल फूड का जो कंज्यूमर है दैट इज द वीट ओके वीट इज द इम्पोर्टेंट क्रॉप इन द होल वर्ल्ड ओके अगर वीट के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो वीट सबसे ज्यादा कहाँ पे इन द वर्ल्ड अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो हमारा अबाउट 20% ये यूरोप में इसका क्या होता है प्रोडक्शन होता है और 20% और 30% जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है इंडिया में 30% प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड में सबसे जो मेजर स्टेपल फूड्स में जो पाया जाता है दैट इज द वीट के लिए आपको पता होगा अगर इंडिया की बात करें हम तो इंडिया में हमें कहाँ पे सबसे ज्यादा वीट कल्टीवेशन मिलता है तो ये ना यूपी ये इट इज द यूपी स्टेट उत्तर प्रदेश इज द मेजर स्टेट फॉर द वीट प्रोडक्शन वीट का प्रोडक्शन के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए हम पंजाब को देखेंगे ओके पंजाब में तो टोटल अगर हम देखेंगे पूरे इंडिया का जो वीट है पूरे इंडिया के वीट में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन किया जाता है दैट इज 32% प्रोडक्शन इज कम्स फ्रॉम दैट यूपी उत्तर प्रदेश एंड अराउंड 20% ऑफ वीट इज प्रोड्यूस इन दी पंजाब में 20% उसके बाद हम देख सकते हैं कि हरियाणा में मध्य प्रदेश में ओके इन्हीं भागों में एमपी में पाया जाता है हरियाणा में पाया जाता है दैट इज द मेजर कल्टीवेटिंग स्टेट्स फ्रॉम द इंडिया ओके देखो ये आपने देखा होगा ये वाले स्टेट्स कहाँ पे पाए जाते हैं इधर नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं और नॉर्थ इंडिया में जो क्लाइमेट कैसा होता है ड्राई और कूल क्लाइमेट होता है स्पेशली जो वीट कौन सा क्रॉप है इट इज द रबी क्रॉप है रबी क्रॉप क्यों है क्योंकि ये बिल्कुल ही रेजिस्ट नहीं करता ट्रॉपिकल एरिया के लिए और सब ट्रॉपिकल एरिया के लिए ओनली इट इज द मेड अप फॉर द टेम्परेट रीजन मीन्स वेयर द क्लाइमेट विल बी द कूल एंड ड्राई यानी टेम्परेट यानी क्लाइमेट कैसा है कूल है और ड्राई है तो आपने देखा होगा कि जो अपर मोस्ट इंडिया के स्टेट्स है वहां पे जो क्लाइमेट कैसे पाया जाता है दैट क्लाइमेट इज द कूल क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज द ड्राई क्लाइमेट एंड इट इज द मोस्टली फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन टू ग्रोइंग ऑफ दैट क्रॉप ओके तो क्रॉप ग्रोइंग के लिए ये इम्पोर्टेंस क्या है जो इम्पोर्टेंस क्लाइमेट है ओके देन हम इसके बाद देखते हैं अगर हम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो ब्रीडिंग की बात हमें आईआर में हमें सबसे ज्यादा इसका जो वीट का ब्रीडिंग जो यानी वीट की वैरायटीज निकलती है तो आईआर में निकलती है आपने नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा किनका नॉर्मन बोरलॉग ओके बुर्लक जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वर्ल्ड में जो कि कौन से ब्रीडर थे वीट ब्रीडर थे कौन से ब्रीडर थे वीट ब्रीडर थे तो इन्होंने क्या वैरायटी डेवलप की हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप की कैसी वैरायटी डेवलप की हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप की किसकी वीट की हाई यील्डिंग वैरायटी व्हिच इज गिव द ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर प्रोडक्शन 3 टाइम मोर प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट वेराइटी और इसी के लिए जो नॉर्मन बोरलॉग है उनको कहा जाता है इट इज द वेरी इम्प्रूविंग पर्सन्स इन द हिस्टोरिकल एरिया मीन्स द उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्टारवेशन से बाहर निकाला क्योंकि उन्होंने जब वैरायटी बनाई तब यानी जो इन्होंने वैरायटी कब बनाई थी जबकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत उन्होंने क्या किया था वीट के पहले जो वीट पाया जाता था तो पहले जो वीट था तो अभी हमने देखा होगा कि ज्वार बाजरा मीन्स अराउंड यानी 6 फीट 7 फीट
6 फीट 5 फीट 6 फीट तक उसकी हाइट 6-7 फीट तक हाइट होती थी वीट की, जो कि टॉल वेराइटी और कैसी वेराइटी थी, लो यील्डिंग वेराइटी थी। टॉल यानी अगर हम जाएंगे ना उसके अंदर तो वी कैन नॉट बी सी, हमें कोई देख नहीं सकेगा, इतनी हाइटेड वेराइटी थी। ओके, तो हाइटेड वेराइटी होने के कारण वो क्या करती थी, यील्ड बहुत कम देती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीन को आइडेंटिफाई किया। कौन सी जीन को आइडेंटिफाई किया, डॉर्फिन जीन को आइडेंटिफाई, डॉर्फिन जीन को, यानी जो क्या जिसने क्या किया, उस बीट को डॉर्फ बना दिया, डॉर्फ बना दिया। उस जीन का नाम क्या है, नॉरिंटेन, उस जीन का नाम है नॉरिंटेन। उस जीन को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई किया। आप हमने भी देखा होगा कि जो जापान वगैरह की तरफ के जो लोग होते हैं थोड़ा कम हाइटेड होते, तो उस साइड पे ना ताइवान, ये जो जीन आइडेंटिफाई किया था उन्होंने ताइवान से आइडेंटिफाई किया था, जहाँ पे क्या होता है, वी कैन बी फाउंड द डॉर्फिन टाइप ऑफ जीन्स, मीन्स कम हाइटेड वाले लोग भी पाए जाते हैं। तो मोस्टली अगर ह्यूमन में है तो यानी हम ऐसे थोड़ा ऐसे, इट इज नॉट कोरिलेटेड रिगार्डिंग टू दैट थिंग, बट हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई उधर ही दिखा गया होगा। तो उन्होंने क्या किया था, नॉरिन टेंजिन को डिस्कवर किया था, जो कि उस साइड में जो व्हीट है कल्टीवेटेड, उस साइड में व्हीट है वाइल्ड टाइप हो गया, कल्टीवेटेड होगा, तो उसमें उनको दिखा गया अरे यहाँ पे तो जो वैरायटी है वो बहुत छोटी छोटी वाली है, क्या हम इस वैरायटी इस जीन को हम अप्लाई कर सकते हैं, ताकि ये क्या हो जाएगा, उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि हाइटेड वाले वैरायटी का ड्यूरेशन भी ज्यादा था, इसलिए वो यील्ड भी कम देती थी। और क्या होता था, इट इज द, और उन्होंने देखा कि इट इज द हाईली रिस्पॉन्सिव फॉर द इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अगर हमने उसको ज्यादा फर्टिलाइजेशन दिया, ज्यादा न्यूट्रिशन दिया, तो बहुत रिस्पॉन्ड करती थी। अच्छा उसको खाना दिया, फिर जल्दी से, हम कोई लोग होते हैं ना, उसको खाना दिया तो जल्दी से मोटे बन जाते हैं, जल्दी से बहुत हेल्दी बन जाते हैं। तो ऐसे वाला वेराइटी का जीन उन्होंने आइडेंटिफाई किया, दैट इज द नॉरिंटेन। ओके, तो नॉरिंटेन उन्होंने आइडेंटिफाई किया, फिर उन्होंने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया अपने कल्टीवेटेड स्पीसीज में। अगर इन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग किया होगा, या फिर उन्होंने डायरेक्ट लाइन भी ला सकते हैं। तो हमने देखा है ऑलरेडी कि विच आर द ब्रीडिंग मेथड्स। तो ब्रीडिंग मेथड्स में अलग अलग, एक तो सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन से हम डायरेक्टली उधर की लाइन उठा के इधर ला लेते हैं। एक होता है उसमें हम सिलेक्शन यानी वहां पे सिलेक्ट करेंगे हम छोटी वाली जो अच्छी यील्ड वाली देने वाली है, और वहां से उठा के ला ले, ऐसे किया होगा। या फिर उन्होंने कुछ क्रॉसिंग भी किया होगा अपने जो कल्टीवेटेड वैरायटी हमारे पास जो बहुत लंबी लंबी ऐसी वैरायटी थी। ओके, ये बीट की जो वैरायटी थी लंबी लंबी वाली, तो इसके साथ क्रॉस भी किया होगा। ओके, सपोज ये होगी हमारी 6 फीट तक। ओके, तो इसके साथ इन्होंने क्रॉसिंग भी किया होगा। या फिर, और इधर कौन सा नॉरिंटेन में हमें क्या पाया था, ये वाली हमारी पहली थी पुरानी वाली कल्टीवेटेड वैरायटी थी। ओके, और ये हमारी कौन सी थी, नॉरिंटेन, जिस वैरायटी में नॉरिंटेन जीन है। तो हमें ये वैरायटी जस्ट हमारे यानी 2 फीट तक या फिर हम कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर वगैरह तक ये आ जाएगी। तो इतना यानी सपोज 2 फीट वगैरह तक ये वैरायटी की हाइट थी, जो कि क्या थी, इसमें से भी कुछ प्लांट्स ऐसे थे कि जो हाई रिस्पॉन्सिव थे। किसको, फर्टिलाइजर को हम अगर फर्टिलाइजर देते हैं, फर्टिलाइजर हम अगर देते हैं या फिर हम इरिगेशन देते हैं, तो जैसे ही हमने ज्यादा पानी दिया इसको, क्योंकि हमें पता है कि व्हीट इज द क्रॉप इज रिक्वायर्ड द हाई इरिगेशन। हमें हम उसके बहुत सारे स्टेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे 6 स्टेजेस होती है कि जिसमें हमें क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होती है, या फिर अलग अलग फ्लावरिंग स्टेज होती है, फ्रूटिंग यानी डव से स्टेज होती है। तो अलग अलग जो व्हीट की स्टेजेस होती है इन द ग्रोविंग पीरियड में, सपोज सीडलिंग स्टेज हो गई, सीडलिंग स्टेज के बाद क्राउन रूट इनिशिएशन हो गया, क्राउन रूट इनिशिएशन के बाद उसका फ्लावरिंग स्टेज हो गया, फ्लावरिंग के बाद डव स्टेज हो गया, यानी जो ग्रेन का फिलिंग होता है तब उसको ना पानी बहुत रिक्वायर्ड होता है, यानी कम से कम 6 टाइम तो हमें वाटर देना ही होता है। और अगर हमने 3 या 4 टाइम नहीं दिया तो इट कैन नॉट बी सर्वाइव, वो क्रॉप सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। तो इतना ज्यादा पानी हमें इसको देना होता है। तो अगर हमने इरिगेशन दिया और फर्टिलाइजर दिया, तो उन्होंने पाया कि अरे ये तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, बहुत अच्छी लाइन है। या फिर इसके साथ इसके
इसके साथ कुछ क्रॉसिंग भी किया और कुछ उठा के भी ला लिया, कुछ लाइंस को इधर का उधर, यानी जहाँ पे उसको ग्रो करना है वहां पे ट्रांसपोर्ट कर लिया, वहां पे क्या कर लिया इन्होंने, इंट्रोड्यूस कर लिया, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन मेथड हमने प्लांट ब्रीडिंग में देखी, तो इंट्रोडक्शन कर लिया, या फिर सिलेक्शन के थ्रू इंट्रोडक्शन कर लिया, या फिर उसको इसका हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉसिंग वगैरह भी कर ली। तो उन्होंने इस जीन के कारण, ये नॉरिन जो नॉवेल जीन पाया जाता है वीट के लिए, तो के उस जीन के कारण उन्होंने ऐसा एक मिराकल कर दिया, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्टारवेशन से, तब ना बेटा तब इतना यानी इधर इज प्योरिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे लोगों को खाना, अभी तो हम इतना सारा खाना वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन तब ना खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता था, खाना इतना कम होता था, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं ज्यादा होता था। अभी हम देखते होंगे कि 20 क्विंटल 30 क्विंटल पर हेक्टर ईल्ड आ जाता है, लेकिन तब में 3-5 क्विंटल बहुत हो जाता, तो इतने ईल्ड में देखो ग्रोइंग पॉपुलेशन था तब, यानी जो दौर था वो कैसा था, इम्प्रूवमेंट के थ्रू इम्प्रूवमेंट हो रही थी उनमें कुछ, यानी उतना जो बीमारी यानी जो डेथ रेट होता है वो मिनिमाइज हो रहा था, तो पॉपुलेशन बहुत हाई रेट से इंक्रीज हो रही थी, और बहुत सारी खोजें हो चुकी थी, जैसे मेडिसिन वगैरह डिफरेंट डिसीजेस के लिए हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे, हमने इनोवेट कर लिया था, तो इसके कारण क्या हो रहा था, डेथ रेट कम हो रहा था, इसके कारण हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो उसी के कारण क्या हो रहा था, खाना कम पड़ रहा था। खाना हमारा स्टेपल फूड क्या है, हमारा राइस स्टेपल फूड है, और सेकंड में हमारा आता है क्या, व्हीट स्टेपल फूड आते हैं, दोनों में बहुत मेजर में स्टेपल फूड आते हैं, जो कि हमें मैक्सिमम अमाउंटली कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें सबसे प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन भी पाए जाते हैं, हमें इसमें इंपॉर्टेंट थिंग फाइबर्स भी पाए जाते हैं। हमें पता होगा कि बहुत सा कम लोग होंगे जो रोटी नहीं खाते होंगे, ऑलमोस्ट सभी लोग तो रोटी मेरे को लगता है खाते ही होंगे। ओके, तो then there is a much important to improve the yield of such staple food crop, and they all doing by that Norman Borlaug, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनको ही कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। ओके, हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में देखेंगे तो मैं थोड़ा डीपली बताऊंगी कि इसमें कितने लाइन लाई थी, कैसे लाइन लाई थी। तो अभी हम वीट के बारे में देख रहे थे, इसलिए थोड़ा शॉर्टली देखेंगे। तो अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे तो थोड़ा लॉन्गली देखेंगे, लेकिन ऐसे हुआ था। ओके, तो उन्होंने लाइन ला ली, ओके, उन्होंने दे आर इंट्रोड्यूस दैट लाइन एंड डेवलप द वेराइटी। अभी इसको लाना था, हमारे इंडिया में भी बहुत स्टारवेशन था, बहुत स्टारवेशन रेट, यानी बहुत कम लोगों को 2 टाइम का खाना मिल पाता था, यानी उतना अनाज ही नहीं था। दैट मीन्स नॉट दैट मच अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ द ग्रेन आर प्रोड्यूस बाय द इंडियन। अभी तो हम बहुत अच्छे हालत में है कि हमारे पास, हम अगर अभी हमने नहीं भी उगाया तो भी हमने कोरोना में देखा होगा कि हमारे एग्रीकल्चरिस्ट बहुत सक्षम हो गए हैं, दे कैन बी एबल टू प्रोवाइड द फूड दैट विल ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो अभी तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन तब क्या था, हमने देखा होगा कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे तो उन्होंने यानी जैसे हमें क्या मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था हमें 1946 में। तो उसके बाद क्या हुआ था 1947 में, उसके बाद 50 में जैसे संविधान लागू, अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन हमें ऐसा ही छोड़ गए थे, हमारा सब जो खाना पीना सब लूट के तो हमें पूरा ले ही गए थे, हमें कंगाल बन के छोड़ दिया था। तो फिर हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती थी, तब इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने क्या मंगवाया था कि अमेरिका को बोला था कि भाई जो थोड़ा सा तो हमें खाना भेजो, हमारे यहाँ पे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसका उनको पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है, एक टाइम पे खाना बड़े नसीब से नसीब होता था। ओके, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने जब खाना मंगवाया था फ्रॉम दैट अमेरिका, यूएसए से, तो वहां उन्होंने क्या भेजा था, कोदो करके भेजा था, कोदो मिलेट। ओके, कोदो करके भेजा था, फिर इतने लोअर क्वालिटी का खाना था कि वहां पे वो जो सुअर होते हैं ना,
उनको खिलाया जाता था, सुअरों को खिलाया जाता, वो खाना हमारे लिए भेजा था, इतने खराब क्वालिटी का। तो फिर सोचा कि अब हम कैसे करें, ये तो खाना हम नहीं खा सकते, इतनी उसकी रोटियां थी ना, बहुत ऐसी कड़क कड़क होती थी, वो रोटी भी नहीं खाई जाती थी। तो वो उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया, तो उसी के साथ तो आया था हमारा क्या, कांग्रेस ग्रास। हमारे यहाँ पे पहले कांग्रेस ग्रास नहीं रहता था। दैट कांग्रेस ग्रास कम्स फ्रॉम द पार्थेनियम, जो ग्रास ग्रास है, इट इज कम विद दैट ऑफ कोदो, ओके, विच इज ट्रांसपोर्ट और विच इज एक्सपोर्ट फ्रॉम द यूएसए, अमेरिका से हमने एक्सपोर्ट किया था। when we don't have the that much amount of the food grain for our eating, हमें खाने के लिए जितना मात्रा में चाहिए था उतना मात्रा में नहीं था, तो हमने मंगवाया था अमेरिका से। फिर उन्होंने ऐसा खाना भेजा था कि हम तो वहाँ पे सूअरों को खिलाते, वो हमारे लिए भेजा था, इतना खराब काम था। तो फिर हमारे यहाँ पे कौन साइंटिस्ट है, एम एस स्वामीनाथन जी, बड़े अभी उनका निधन हुआ है हाल ही में 2 years एगो पहले। तो एम एस स्वामीनाथन, ये भी स्वामीनाथन, ओके, एम एस स्वामीनाथन, तो ये भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। ही इज ऑल्सो द क्या है, व्हीट ब्रीडर और राइस ब्रीडर भी थे। राइस और व्हीट की इन्होंने हमारे यहाँ पे कैसी वैरायटी लाई, वही जो वैरायटी नॉर्मन बोरलॉग जी ने बनाई थी या फिर लाइन्स उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की इंडिया में। तब वो जो हमारे कांग्रेस के थे, अधिवेशन के अधिवक्ता थे, वो वहाँ पे यानी जो राष्ट्रपति के अधियुक्त चुनाव जो होते हैं, आपने देखा होगा राष्ट्रपति जो अपने हक में जो अलग व्यक्ति को चुना के लाते हैं, यानी जो जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेशनल वर्कर होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं इंडिया के, उनको उन्होंने सिलेक्ट किया था। तो उन्होंने वहां पे रखा था कि मैं हर एक हर एक इंडियन कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने तब जाके कब 1965-66 में, 1965 और 66 में क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द इंडिया, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में। रिवॉल्यूशन, तब तक तो हम क्या करते थे, खाना ही नहीं नसीब होता था। हम हमारे जो ग्रैंड फादर होंगे, ग्रैंड के सुपर ग्रैंड फादर होंगे, दे विल बी नॉट फाउंड दैट मच अमाउंट ऑफ द जो ग्रेन्स है या फिर फूड ग्रेन्स है, नॉट बी ईटेड द that much amount of who is the required for daily need के जितना जरूरी था उतना भी नहीं खा पाते थे। इतना कम अनाज हमारे इंडिया में था, और हमारी इंडिया की यानी इकोनॉमिक लेवल भी इतना कम था, क्योंकि जस्ट हम क्या किए थे, जस्ट हमने फ्रीडम पाया था अंग्रेजों से। तो therefore that situation is happened at that time, and then there's the MS Swaminathan is the scientist with plant breeder, and he's also introduced the varieties of rice, डॉर्फ वेराइटीज ऑफ राइस एंड व्हीट। हमने मैंने जब जैसे बताया कि व्हीट के ऐसे लंबे लंबे 6 फीट 7 फीट प्लांट्स होते थे, वैसे राइस के भी 6 फीट 7 फीट प्लांट्स होते थे, और 7 फीट उसके भी ज्यादा उतने प्लांट होते थे, जो कि बहुत पुअर यील्डर थे। तो उन्होंने क्या किया, इस जो मैंने बोला कि वो डॉर्फ वाली जो लाइन्स है, तो उसको उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ओके, इंट्रोड्यूस किया। और क्या किया उन्होंने, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, और जो कि कैसी थी, फर्टिलाइजर और इरिगेशन को रिस्पॉन्सिव वेराइटीज थी, एंड देयरफॉर वी कैन बी गो थ्रू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और तब जाके इतना ईल्ड आया हमारे फार्मर्स को कि हम जितना पूरा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया को, उनको खाना प्रोवाइड कर सके। और उसके बाद आज भी हमने अगर टाइम टू टाइम, यानी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन रेट है, जो पहले की सपोज 15 क्विंटल था, तो अभी यानी हम अगर इसमें वैल्यू में देखेंगे तो 150 टाइम्स बढ़ा है। सोचो कितना बड़ा हो, 150 टाइम्स, 100 टाइम्स, यानी 150 टाइम्स बड़ा है। इतना ज्यादा ईल्ड बड़ा है कि आज हम वी आर डिपेंड ऑन अस, मींस वी आर इंडिपेंडेंट फॉर द ऑल फूड ग्रेन्स। ओके, हम खुद को भी खिला सकते हैं और दूसरों को भी भेज सकते हैं। हाल ही में हमने देखा होगा कि हमने जो अभी
जो युद्ध चालू था तालिबान में या फिर अफगानिस्तान में, हमने गेहूं भेजा था उनको खाने के लिए, हमने ऐसे नहीं छोड़ा था और उनको हमने अच्छा वाला भेजा था, ऐसे नहीं भेजा था जैसे कि अमेरिका ने हमारे साथ किया था, तो वैसे नहीं किया था हमने। तो हमने क्या किया, दे आर द MS स्वामीनाथन, therefore it is called as the father of green revolution in the India, because he is the transported that the high yielding dwarf variety and high yielding variety of the wheat into the India, and after that we are independent for the food grain production, we having that much means for the staple food we are independent। हमें अभी किसी के भरोसे नहीं रहना है कि ये भेजेगा ये कंट्रीब्यूट, नहीं, हम खुद के भरोसे अभी राइस और व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इतने अच्छे वैरायटी इन्होंने बनाई, तो इनके कारण यानी हम उनको देवता ही मानते कि बहुत सारे लोगों की इन्होंने जान बचाई। तब स्टारवेशन तब के टाइम पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, स्टारवेशन, दे कैन नॉट बी फाउंड द अमाउंट ऑफ फूड दैट ही कैन बी नीडेड, जिनको उनका उतना चाहिए था ग्रोइंग के लिए, उतना भी फूड नसीब नहीं होता था। आज तो हम डेली डेली, मुझे नहीं लगता कि आप में से कितने बच्चे हैं कि पूरा थाली क्लीन करते हैं, बहुत सारे बच्चे थाली में खाना वेस्ट करते हैं। अभी तब का पीरियड सोचो कि खाना नहीं मिलता था, उतना खाना हर एक को एक टाइम भी दो भी आधा पेट ही रहना, आधा पेट खा के रहना होता था। तो देयरफॉर वी शुड हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑफ द अवर फूड, इसलिए हमें फूड की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम बदलने में देर नहीं लगती है। ओके, तो ओके, ये हो गया। तो ये हमने देख लिया कि कैसे ये वीट का ब्रीडिंग हमें बचाया, किससे, फ्रॉम द स्टारवेशन से। तो हम ब्रीडिंग मेथड्स तो आगे के इसमें देखेंगे, लेकिन आपको ये दोनों नाम यानी नॉर्मन बोरलॉग एंड MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द इंडिया एंड नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, तो अभी हम अगर व्हीट के बारे में देखते हैं, तो व्हीट इज द स्टेपल फूड, इट इज हाईली प्रोवाइडिंग द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड विटामिन, इसेंशियल विटामिन एंड प्रोटीन्स। इट इज द कैसे प्लांट है, ये C3 प्लांट्स है। C3 प्लांट्स होने के कारण इट इज द हाईली सेंसिटिव फॉर द ट्रॉपिकल रीजन, सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है ट्रॉपिकल के लिए, ट्रॉपिकल एरिया के लिए। ट्रॉपिकल एरिया यानी कौन सा एरिया, ट्रॉपिकल एरिया यानी कौन सा एरिया, जो जहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है। तो अगर हमने देखा होगा कि अभी महाराष्ट्र वगैरह में है, तो अगर हम लगाते तो कुल सीजन में ही गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो सेंसिटिव होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया के लिए। और इसके बाद इसको वाटर इरिगेशन बहुत बार देना होता है, इसकी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे मैंने बताई थी कि सीडलिंग क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, सीडलिंग स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जिसके बाद फ्लावरिंग स्टेज, डफ स्टेज, उसके बाद आती है ग्रेन फिलिंग स्टेज, उसके बाद आती है अपना मैच्योरिटी स्टेज। तो अलग अलग स्टेप्स से ये गुजरता है। ये C3 प्लांट है, C3 प्लांट है यानी इसमें कैल्विन साइकिल होती है। जो फर्स्ट कार्बन स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन एटम्स का होता है। और जो C3 प्लांट्स होते हैं, इट इज डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं अगर फोटोसिंथेसिस का आगे वीडियो लेंगी तो बताऊंगी कि C3, C4 और कैम प्लांट्स में क्या अंतर होता है। तो C3 प्लांट जो होते हैं वो थोड़ा ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं दैन द C4 प्लांट्स, वो उतना प्रोडक्शन नहीं करते। जैसे फोटोसिंथेसिस के बेस पे किया, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फूड डेवलपमेंट। फूड डेवलपमेंट की प्रोसेस है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं खुद का खाना खुद बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बेस पे ये C3 प्लांट्स है। C3 प्लांट्स क्या होते हैं, थोड़ा फोटोसिंथेटिक रेट इसका कम होता है इन कंपेयर ऑफ द C4 प्लांट्स, और क्लैम्प प्लांट से थोड़ा कम होता है। क्यों, क्योंकि ये ना हाईली सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर से और ड्रॉट एरिया से, ड्रॉट कंडीशन से, जहाँ पे यानी इसीलिए इनको वाटर हमेशा हर टाइम के लिए चाहिए। अदरवाइज ये क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, इसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, यानी C2 साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, और वो जो खाना बनाना है वो बंद कर देते हैं, और क्या कर लेते हैं, खाना यूज करना चालू कर देते हैं। और इसी के कारण ये थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। इनको अगर हमें फील्ड में लगाना हो तो वी शुड हैव टू प्रोवाइड द दैट मच अमाउंट ऑफ इनपुट, मींस वी शुड हैव टू प्रोवाइड द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द वाटर, जैसे इरिगेशन टाइम टू टाइम, एंड शुड हैव टू प्रोवाइड द फर्टिलाइजर आल्सो प्रॉपरली। अगर फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन हमें अच्छे से देनी होगी क्योंकि ये C3 प्लांट्स है। ओके, इसका फोटोसिंथेटिक रेट थोड़ा कम है क्योंकि ये C3 प्लांट्स है। इसका फर्स्ट कार्बन एटम, जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन एटम्स होते हैं, 3 कार्बन
कार्बन एटम का होता है। जो फर्स्ट स्टेबल फोटोसिंथेटिक एटम्स होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड का होता है, इसलिए इसको C3 प्लांट कहा जाता है। और इसके बारे में अगर हमें जानना है तो ये कैसा है, हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड्स यानी अगर है 2n बोलेंगे, 2n यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ये 2 सेट का क्रोमोसोम, एक आता है मदर से एक आता है फादर से, उसको बोलते हैं एक n और n यानी हैप्लॉइड होगा, और 2n यानी डिप्लॉइड होगा। तो डिप्लॉइड ये हमेशा कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 6x, जो हम हेक्साप्लॉइड वीट कहते हैं, जो कल्टीवेटेड हमारी वेराइटी है, कल्टीवेटेड हम जो खाते हैं। ओके, पहले ना क्या होता था ना, ये जो हेक्साप्लॉइड वीट ना, वीट इट इज नॉट डेवलप, हेक्साप्लॉइड वीट ना नेचर में डेवलप नहीं हुआ था। कल्टीवेटेड वैरायटी जो है, ओके, ये कैसी है, 6x है। 6x यानी दे हैविंग द 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। ओके, तो जो पहली जो वैरायटी थी, पहले तो क्या आया था, 2x आया, 2x के बाद 4x आया, यानी डुप्लॉइड स्पीसीज है, टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है, और उसके बाद हेक्साप्लॉइड स्पीसीज आई। 2 बोले तो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड, उसके बाद है टेट्राप्लॉइड, उसके बाद है हेक्साप्लॉइड। ओके, हेक्साप्लॉइड स्पीसीज इसकी आई है। ओके, देन पहले क्या होता था ना कि टेट्राप्लॉइड थी, तो टेट्राप्लॉइड स्पीसीज देखो, अगर हम इसका कंपेयर करें तो डुप्लेट स्पीसीज की रोटी ना बहुत खाई नहीं जाती, बहुत कड़क कड़क होती है। आपने देखो जो वाइल्ड टाइप्स कुछ वेराइटीज है, या फिर वो स्पीसीज है जहाँ जिस एरिया में वो खाई जाती है, जैसे उसका जो ओरिजिन हुआ था, जो डिप्लॉइड स्पीसीज का ओरिजिन ये हुआ था हमारा, ये हुआ था, सॉरी, ये वाला हुआ था नॉर्थ अफ्रीका में, एब्सिसिनिया। ओके, ये नॉर्थ अफ्रीका में और एब्सिसिनिया में हुआ था, और ये हुआ था हमारा एशिया माइनर में। जो डुप्लेट स्पीसीज का ओरिजिन है, ओरिजिन, ओके, ओरिजिन ऑफ व्हीट, ओरिजिन ऑफ व्हीट एशिया माइनर में हुआ था, और हेक्साप्लॉइड का सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में इसका ओरिजिन हुआ था। ओरिजिन, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जो बोलते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है, डुप्लॉइड्स का है एशिया माइनर, टेट्राप्लॉइड्स का है नॉर्थ अफ्रीका एंड एब्सिसिनिया, एंड हेक्साप्लॉइड का है सेंट्रल एशिया। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, दे आर ओरिजिनेटेड, दिस आर वीट्स आर ओरिजिनेटेड। तो फर्स्टली जब मोनोकोकम वाला दिस इज द हेक्साप्लॉइड वीट, लेकिन ये हेक्साप्लॉइड हमने अभी देखा होगा कि ब्रीडिंग मेथड में हम हेक्साप्लॉइड से फिर हम मल्टीप्लाई, जो पॉलीप्लॉइडी में है, पॉलीप्लॉइडी में हम आर्टिफिशियली डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम करके हम उसका डबल करते हैं, या फिर क्रॉसिंग करके पर उसका डबल करते हैं, तो वो कोचिसिन के ट्रीटमेंट देंगे तो वो आर्टिफिशियल हो जाती है। लेकिन ये नेचुरली इवॉल्व हुई है स्पीसीज, ये दिस आर द स्पीसीज पहले डिप्लॉइड थी नेचर में कुछ तो वैसे इवोल्यूशन उसको लगा होगा कि बहुत कड़क कड़क रोटी खा रहे हैं ना, ये डिप्लॉइड की स्पीसीज चबाई नहीं जा रही है, बहुत कड़क है, बेचारे आधे पेट भूखे रह रहे, चलो मैं कुछ तो भी ना इनको अच्छा खाने के लिए देता हूँ। नेचर ने बोला होगा नहीं, इनका वैसे भी पहले आपने देखा होगा कि पहले जो इवोल्यूशन ऐसे हुआ है ना, कि पहले के जो लोग होते हैं वो जानवर वगैरह खाते थे, तो उनके दूध के दांत बहुत कड़क थे, लेकिन बाद में ना वो पका के खाने लगे। जब भी इसका इन्वेंशन हुआ, किसका, आग, यानी आग का इन्वेंशन हुआ, तो वो फिर जैसे भी पका के खाने लगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तो सॉफ्ट होने के कारण उनके दांत को, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर हमने किसी चीज को उसको यूज नहीं किया तो उसका इम्पोर्टेंस है, इसमें इवोल्यूशन होना चालू हो जाता है, तो वो ये बंद हो जाता है। ओके, तो उसको लगा होगा यार बहुत कड़क है, इनके दांत तो अभी कमजोर हो गए, तो पका के खा रहे हैं, तो अभी चलो थोड़ा सॉफ्ट वाला बना देते, इनको चबाएगा ही नहीं, बेचारे भूखे रह जाएंगे। तो नेचर ने बोला चलो मैं ना आपको ना थोड़ा ना
थोड़ी कम कड़क वाली रोटियां खिलाता हूँ, इसलिए उन्होंने इसमें इवोल्यूशन किया। हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ। तो उन्होंने बोला चलो मैं टेट्राप्लॉइड व्हीट बना के देता हूँ ताकि उसकी रोटी थोड़ी आपको नरम लगे। तो हम थोड़ी नरम, फिर हमें पता चला अरे यार मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, मांस वगैरह थोड़ा कड़क होता है, बस चबा के खाना होता है। तो हम क्या करेंगे, करते हैं और नरम, हम वेजिटेबल्स के ऊपर जाते हैं। हमें अब वेजिटेबल बन गए भैया नहीं खाना चाहिए, प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, बहुत खराब होता है, बेचारे मुख्य जानवर होते हैं, उनकी क्या गलती होती है, उनको क्यों मारे हमारे खाने के लिए, चलो हम पेड़ पौधे से ही चलो चला लेते हैं। तो पेड़ पौधे तो बहुत नरम होते हैं, पकाने के बाद तो फिर तो बिना चबाई भी खा सकते हैं। तो इनके दांत और थोड़ा क्या होने लगे, उनके दांत और यानी कम ताकतवर होने। मैंने जैसे बोला ना कि इवोल्यूशन वैसे ही होता है कि जिसका यूज कम तो वैसे वो इवोल्यूट होती जाती है। नहीं यूज है, जैसे पहले ऐसे बोलते थे कि यानी जो जो चीज जहाँ पे उसका नहीं इम्पोर्टेंस है वो अपने आप क्या हो जाती है, इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, वो विलुप्त हो जाती है। ओके, इट गोइंग टू एक्सटिंक्ट। तो फिर उन्होंने बोला चलो मैं और क्या करता हूँ, इसमें और सिलेक्शन करता हूँ, इसमें क्रॉसिंग अपने आप करता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ, नेचुरल म्यूटेशन करता हूँ और मैं क्या बना देता हूँ, हेक्साप्लॉइड। बहुत सॉफ्ट वाली रोटी, अभी हमने देखे मस्त सॉफ्ट वाली रोटी होती है। तो सॉफ्ट वाली रोटी जो होती है वो क्यों होती है, इसकी होती है हमेशा हेक्साप्लॉइड वीट की होती है। जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं, जो हमारा कल्टीवेटेड स्पीसीज इज द हेक्साप्लॉइड वीट होता है। तो इसका हमने ये देख लिया कि इसका क्रोमोसोम लेवल क्या है। क्रोमोसोम लेवल है ये डुप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड्स भी है और हेक्साप्लॉइड्स है। जो कल्टीवेटेड हमारा कौन सा है, कल्टीवेटेड हमारे वीट का जो क्रोमोसोम साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ट्रिटिकम अस्टिवम, जो कि क्या है, हेक्साप्लॉइड है, अस्टिवम। और हमेशा हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन नहीं भूलेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट बी राइट इन द इटैलिक। अगर इटैलिक में लिखो, अदरवाइज यू कैन बी गिव द अंडरलाइन, अदरवाइज आप अगर लिखते हो बुक में तो अंडरलाइन करो। ओके, तो इसका है ट्रिटिकम अस्टिवम, जिसका क्रोमोसोम नंबर है 42 यानी इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर है 7। ओके, बेसिक क्रोमोसोम नंबर है 7 6 42, ये 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी x कितना है, 7 है। x क्रोमोसोम यानी जो बेसिक सेट्स है 7 है, 7 ही मल्टीप्लाई 6 बार मल्टीप्लाई हुए। 7 अगर 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, 7 अगर 2 4 मल्टीप्लाई होगा तो डिप्लॉइड हो जाएगा। और डिप्लॉइड के पास कितना होता है क्रोमोसोम, कितना होगा 14। इसके पास कितना होगा, 7 4 28, और इसके पास कितना होगा, 7 6 42। Okay, that's like can be count that chromosome number. Okay, then उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ट्रिटिकम अस्टिवम है, हेक्साप्लॉइड्स है, उसके बाद 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये टेम्परेट रीजन में ग्रो होता है। और हमने अभी देखा था कि टेम्परेट रीजन में कुछ सीजन में ड्राई एरिया में इरिगेशन चाहिए होता है, फर्टिलाइजेशन चाहिए होता है। इट इज रिच फॉर द प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर मोस्ट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज विच आर ऑब्जर्व इन दैट व्हीट। और व्हीट ऐसे ताकत पकड़ के रखती है। ओके, तो व्हीट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर ऑल ऑफ अस थिंग। तो आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ विल बी दैट कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ द व्हीट इज द ओरिजिनेटेड, और उसकी अलग अलग स्पीसीज भी देखेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, एंड whenever you are like my video then please subscribe my channel, और मैं ऐसे वीडियो डाल दे जाऊंगी। ओके।